मानूर है, मेरी दोस्त और रफ्तार की कंटेंट प्रोड्यूसर। मानूर को बाहर खाना खाने का बहुत शौक है। समंदर के अलावा यही तो एक चीज है जिस पर कराची वालों को लाहौर और इस्लामाबाद पर एज हासिल है। कराची और लाहौर में खाना किसका अच्छा? 56% लोग कहते हैं कि कराची का खाना अच्छा है और 44% लोग गलतफहमी का शिकार हैं जो कहते हैं लाहौर का खाना अच्छा है। यहाँ आपको छोटी सी गली से लेकर बड़े से बड़े डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक हर तरह का जायका मिलता है। खायदर की बिरयानी हो या जावेद की निहारी, किमाड़ी की मछली हो या फिर बर्न्स रोड के फ्राई कबाब, यहाँ सब बेहतरीन मिलता है। लेकिन आज मैं आपको कराची के फूड बिजनेस का एक ऐसा रुख दिखाऊंगी कि जिससे सिर्फ आपका जायका ही नहीं बल्कि दिमाग भी खराब हो जाएगा। मैं हूँ शिफा लगारी और पहले आप रफ्तार को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मानूर हॉटपॉट खाने के लिए वैंग वैंग गई तो उसने वहाँ एक चीज नोटिस की। पता है शिफा, वहाँ पे तो कस्टमर से ज्यादा वेटर्स थे। ये सुनकर मैंने भी जरा गौर किया कि बात तो ठीक है, यहाँ हर जगह वेटर ही वेटर होते हैं, कभी कभी तो कस्टमर से भी ज्यादा वेटर्स होते हैं। मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट्स इतने वेटर अफोर्ड कैसे करते हैं, लेकिन जब मैंने पता लगाया कि इन वेटर्स को 12-12 घंटे की शिफ्ट काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं तो मैं तो शॉक्ड हो गई। एक अम्मी कमाती है, एक मैं कमाता हूँ। अम्मी की तनख्वाह यही 15,000 तनख्वाह है अम्मी की, 22,000 मेरी है, 12,000 घर का किराया है और भी वो इधर उधर चले जाते हैं घर के सरकट में, पैसे बचते ही नहीं है घर के लिए बिल्कुल ही। बस जो कमा रहे वही खा रहे हैं। पर देख के दुख लगता है, इतनी मेरी महीने की तनख्वाह है, वो एक ही दिन में उतना खा के चले जाते हैं। मैंने सोचा नहीं, ये सिर्फ एक जगह की कहानी होगी। हमने ऑफिस के हर बंदे को रेस्टोरेंट्स चेक करने का कहा और फिर जो डेटा हमारे सामने आया वो बहुत ही दिल तोड़ देने वाला था। केबीज 15,000, 10 नंबरी 17,200, ऑजी बर्गर 22,000, चाय छत 25,000, ब्लेंड 25,000, ग्रीनो 25,000, जिन सोए 25,000, ब्लैक हनी 35,000, वेल्को 33 से 35,000, आर्टिजान कॉफ़ी 30 से 35,000। और बहुत सी जगहों पर तो कोई भी सैलरी नहीं मिलती, जैसे बहादुराबाद पर मौजूद वॉफल बार, जहां वेटर्स को सैलरी के बजाय हर ऑर्डर पर सिर्फ 5% कमीशन मिलता है। आपकी शिफ्ट कितनी लंबी होती है? एक ही शिफ्ट होती है, 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे 14 घंटे? 5-6 भी दिन बच जाते हैं, रश होता है ना, जबरदस्ती बंद करते हैं सुबह। सैलरी कितनी देते हैं लोग? अगर सैलरी भी होता है तो 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं। हाँ, हमारा कमीशन है, जितना काम करेंगे उतने हमारे पैसे बढ़ेंगे। कमीशन सिर्फ? कमीशन तो कितना कमीशन होता है? 1000 में 40 30 रुपये भी है। और बोट बेसिन के वेटर्स तो सिर्फ टिप्स पे गुजारा करते हैं, ना कोई सैलरी ना कोई कमीशन। अच्छा, आप लोग पूरा दिन होता है या शिफ्टें होती हैं? शिफ्टें होती हैं। तो अच्छा, कितने घंटे की शिफ्ट होती है आपकी? एक 12 बजे आती है और तकरीबन 10 बजे चली जाती है। हाँ। दूसरी जो है ना वो आती है 3 बजे। अच्छा, वो बंद करा के जाती है। अच्छा, सैलरी देते हैं सही? जो नसीब में होता है मिल जाते हैं। कितने मिल जाते होंगे? और जो टिप्स होती है हमारी और कुछ नहीं। सैलरी नहीं है? नहीं भाई, बगैर तनख्वाह के? बस टिप के। आपको भी? सिर्फ टिप? ये सब जितना भी अंदर जो कारीगर है उनकी तनख्वाहें, हाँ, बाहर जो वेटर है सबकी टिप पे गुजारा है। कितने बजे खुलता है? सुबह में सुबह खुला होता है, 24 घंटे। 24 घंटे खुला। आप यहाँ पे किसी की फौत की भी हो जाए तब भी बंद नहीं होता कुछ। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है।
जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है, लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। सिंध में मिनिमम वेज 40,000 है, तो आखिर ये रेस्टोरेंट्स वाले वेटर्स को मिनिमम वेज क्यों नहीं देते? अरे सैलरीज नहीं मिलती तो क्या हुआ, टिप्स तो मिल जाती हैं इनको। यहाँ हमारा अपना गुजारा मुश्किल है, इनको 40,000 देती है तो दुकान ही बंद करनी पड़ेगी बॉस। शुक्र करो इनको नौकरी तो दे रहे हैं, वरना ये लोग तो सड़कों पे मोबाइल छीनेंगे। ये करते क्या हैं जो 40,000 दे दें इनको? चले इन तमाम बातों का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब ढूंढते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टिप्स। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम, वेटर का टाइम गारंटीड होता है, मतलब उसे रोज आना, इतने बजे से इतने बजे तक वहां ड्यूटी करनी होती है। लेकिन टिप्स आर नॉट गारंटीड। एक तो ये कि अगर किसी वजह से सेल नहीं हुई या कस्टमर्स नहीं आए तो वेटर की आमदनी तो रुक गई। दूसरा ये कि इस तरह तो आप कस्टमर पर एक और बोझ डाल रहे हैं जो पहले ही फूड और सर्विस चार्जेस पे कर चुके होते हैं। तीसरा ये कि टिप तो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होती है, किसी के अच्छे काम के बदले, ना कि किसी की सैलरी का हिस्सा। तो फिर आपने कैसे कस्टमर्स के एक रजाकाराना अमल के भरोसे पर दर्जनों लोग हायर किए हुए हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड में टिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन कहीं भी टिप्स को मिनिमम वेज की रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं लिया जाता। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट्स। ये बात तो सच है कि रेंट्स, बिजली और गैस के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स 100 से 200% मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। और अगर मसला महंगे रॉ मटेरियल का ही है तो इंटरनेशनल फूड चेन्स में एक इंग्रेडिएंट इंपोर्ट होता है, ऊपर से फ्रेंचाइजिंग की कॉस्ट अलग। लेकिन KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसी ईटरीज में वेटर्स को ट्रेन भी किया जाता है और अच्छी सैलरी भी मिलती है, क्योंकि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि एक कॉम्पिटेंट ट्रेंड एक बंदा इज बेटर देन इनकॉम्पिटेंट अनट्रेंड 6 बंदे। आप बाहर जाएं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका देता हूँ। दुबई में बिजनेस वे के आउटलेट पे गया तो एक लड़का बाहर खड़ा था, तो उसने कहा क्या तुम, मैंने वो चाय, एक मसाला चाय बोली और वो बन का बोला उसको, तो उसने मेरा ऑर्डर पंच किया, वो अंदर गया और वो ऑर्डर लेकर बाहर आया। तब तक 2 लोग और खड़े हो गए थे, उन्होंने उसका ऑर्डर लिया और फिर वो अंदर गया। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा हाउ मेनी पीपल एट द आउटलेट? उसने कहा आई एम सिंगल ओवर हियर and I have a duty of 8 hours and then I'll be moving। और मैं ये देख रहा था कि ये एक बंदा है जो ये पूरा साइकिल चला रहा है वर्सेस आ जाए हमारे यहाँ एक बेसिक पठान के ढाबे पे, वहाँ 12 बच्चा बाहर घूम रहा होता है, अंदर खान साहब, उस खान साहब का भी पूरा एक सप्लाई चेन चल रहा होता है। सो क्यों? क्योंकि वो हम अब दुबई में वो मिनिमम वेज जो भी वहाँ की तय होगी उससे नीचे पे नहीं कर सकता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और फिर ये अगर उसको अंडर पे करता भी है तो ये अंडर पे को रेस कर सकता है उसकी वॉइस। अब अगर बात कॉस्ट की ही है तो आइए एक रेगुलर बीफ बर्गर बनाते हैं। यह है एक पोटैटो बन जो आपको 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा। एक 150 ग्राम का बीफ पैटी अंदाजन 200 रुपए का। 50 रुपए की चीज़ और 100 रुपए लगा लें सब्जियों और बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए। इसके ऊपर 35% की ओवरहेड्स कॉस्ट लगाने के बाद ये बनते हैं 500 रुपए। ओवरहेड्स कॉस्ट में रेंट, यूटिलिटीज, सैलरीज और बाकी के सारे खर्चे शामिल होते हैं। ये बर्गर आपको किसी भी रेस्टोरेंट में आराम से 1000 से 1200 रुपए का मिलता है। और इन सब से हटकर वैसे तो बिजली भी बहुत महंगी है। जरा कुंडा लगाकर रेस्टोरेंट चलाकर तो देखिए, दूसरे दिन के इलेक्ट्रिक वाले आ जाएंगे। बिल्कुल जैसे कुंडा गैर कानूनी है, वैसे ही लोगों को मिनिमम वेज ना देना भी गैर कानूनी है। अब जब महंगाई का जिक्र हो ही गया है तो चलें जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ओनर्स का तीसरा एक्सक्यूज इसी से मुताल्लिक है। याद है क्या था? शुक्र करो इनको नौकरी तो दे रहे हैं, वरना ये लोग तो सड़कों पे मोबाइल छीनेंगे। फेयर तो नहीं कहूँगा, फेयर है एक तरीके से, मगर अगर आप इक्विवेलेंसी देखें कि अगर 40,000 एक बंदा कमा रहा है
तो उसकी क्या लाइफस्टाइल होगी ना, वो 7-8 हज़ार रुपये रेंट होगा उसका, बिल्कुल छोटे से कहीं घर में रह रहा होगा, घर के खर्चे निकाल लो, बिजली लाइट निकाल लो, क्या बचा? कुछ भी नहीं, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना खुद खा सकता है, ना ऐशी कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। 50% पाकिस्तानी बाज़ाब्ता गरीब डिक्लेयर किए जा चुके हैं। बेरोजगारी तारीखी सतह पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन गरीबों के साथ जुल्म करना शुरू कर दें। पिछले 2-3 सालों में बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, तो क्या आप आधा बिल देकर काम चला सकते हैं? ज़रा करके देखिए, लग पता जाएगा। अच्छा, अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेजते हैं, कभी उसकी फीस आधी भर के देखिए। असल बात यह है कि चूंकि ये गरीब कमज़ोर होते हैं, इसलिए आप सारी बचत इन्हीं से करते हैं। और वैसे भी रेस्टोरेंट्स और खाने का बिजनेस कराची में खूब चल रहा है। यकीन नहीं आता तो कभी वीकेंड पर किसी भी फूड स्ट्रीट पर जाकर चेक कर लें। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सिंध में 55,000 रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, जिनमें 2.25 लाख अफराद काम करते हैं। तो अगर इस बिजनेस में पैसे नहीं हैं, तो फिर हर गली मोहल्ले और घर में फूड बिजनेस ही क्यों खुल रहे हैं? और सबसे अहम बात, इकोनॉमी की बर्बादी में खुद इन बिजनेस ओनर्स का भी हाथ है। बताऊं कैसे? किसी भी इकोनॉमी के लिए टैक्स कलेक्शन इंतहाई अहम होता है, और आप जानते हैं कि सिंध के इन 55,000 होटल और रेस्टोरेंट्स ने पिछले 5 सालों में टोटल कितना टैक्स दिया? सिर्फ 15 अरब रुपए, जिसमें से तकरीबन 9 अरब टैक्स पिछले 2 सालों में अदा किया गया। वो भी तब जब बड़ी तादाद में लोगों ने कैश के बजाय कार्ड से पे करना शुरू किया। लेकिन अब भी बहुत सारी आउटलेट्स कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती, और इस तरह ये सेठ साहिबान दोनों तरफ डंडी घुमाते हैं। अरे, इससे याद आया, इस सारे मामले में सिंध सरकार कहाँ है? चलें उनका वर्जन भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये तमाम मामलात लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए मैंने सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट रफ़ीक कुरैशी को कांटेक्ट किया। एक मीटिंग कैंसिल होने के बाद फाइनली उनका टाइम मिल सका। जब मैं उनके ऑफिस पहुंची तो उधर डीजी लेबर भी मौजूद थे। मुलाकात में उन्होंने बताया कि ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं बता सकते। मैंने तमाम पॉइंट्स उनके सामने रखे और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि ये बहुत इंटेग्रल इशू है। तय ये हुआ कि टॉपिक पर डीजी लेबर हमसे बात करेंगे। हम उनके ऑफिस चले गए। 2.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद पता चला कि डीजी साहब नहीं, बल्कि रीजनल डायरेक्टर लेबर अतहर अली शाह हमसे बात करेंगे। और जब उन्होंने हमसे बात की तो हम परेशान रह गए। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है, हमारे पास लाज हैं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, अलग से मिनिमम वेज एक्ट है, उसके लिए मिनिमम वेज के लिए अथॉरिटी है हमारे पास बनी हुई। वो खुद आएँ, आकर कहें कि भाई हमारे पास ये हो रहा है। तो ये नहीं है, कुछ आदमी डरते हैं कि भाई हमें नौकरी से निकाला जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा। सबको नौकरी से निकालेंगे तो कैसे रेस्टोरेंट्स चलेंगे? मुख्तलिफ कोर्टों में आप जाएं, लेबर कोर्टों में जाकर पूछेंगे तो हमारे इंस्पेक्टर्स ने सैकड़ों के हिसाब से जो है वो प्रोसिक्यूशंस की हैं, और सैकड़ों के हिसाब से प्रोसिक्यूशंस हैं रेस्टोरेंट्स के या उनके लिए। लेकिन बात यह है कि तब तक ये मसला हल नहीं होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा जाए कि लेबर डिपार्टमेंट को ही सब कुछ करना है। नो डाउट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमारा हक है, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो ये इम्प्लीमेंट करवाएं। यानी हमारे डिपार्टमेंट जो अपना फ़र्ज़ है वो अदा कर रही है। उसके बाद लाज की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में हम प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। सारी कराची को, सारी सिंध को हम प्रोसिक्यूट तो नहीं कर सकते ना। ये ऐसी मिनिमम वेज की जो वायोलेशन है वो ऐसी वायोलेशन है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो जेल में भी जा सकता है। ये सारी बात सुनकर आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, वही जो पाकिस्तान के ज़्यादातर सरकारी महकमों में होता है। वैसे हमें उनसे बात करने से पहले एक अंदाज़ा था, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए इनके पास भी चले गए। चलिए मालिकान के चौथे एक्सक्यूज़ पर बात करते हैं। ये करते क्या हैं जो 40,000 दे दें इनको? पाकिस्तान में आबादी बहुत है, 16 करोड़ लोग तो 30 साल से भी कम उम्र के हैं। इन करोड़ों नौजवानों की स्किल डेवलपमेंट पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी बच्चों को रियल लाइफ स्किल्स के बारे में कुछ नहीं सिखाते, और फिर ये लाखों अनस्किल्ड नौजवान जॉब मार्केट में आ जाते हैं।
जहां ये बाइक चलाने और वेटरी करने के अलावा कोई और जॉब करने के काबिल भी नहीं होते, और वहां भी नौजवानों की तादाद ज़्यादा और जॉब्स कम होती हैं, जिसका फ़ायदा एक बार फिर ये बिजनेस ओनर्स उठाते हैं। कुछ दिन पहले फरहान साहब ने अपनी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया कि वो एक ड्राइवर की तलाश में हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें 2 सीवियाँ रिसीव हुई। दोनों लड़के ग्रेजुएट थे, एक MBA और एक कंप्यूटर इंजीनियर। ये सब देखकर अफसोस होता है कि माँ बाप कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी जिम्मेदारी निभाने के प्रेशर में मजबूरी के मारे 20-25 हज़ार की नौकरी चुपचाप करते हैं। अगर मैं एज ए वेटर किसी ओनर के पास जाऊँ, मैं बोलूँ यार मुझे आप 22,000 रुपये दे रहे हो, मुझे 40,000 रुपये चाहिए, और मैं इस बात पे अड़ जाऊँ, तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा? बोलेगा मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, आप जाओ मैं दूसरा ले आऊँगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, लोग 15,000 20,000 में भी काम करने को रेडी हैं। और आखिर क्यों ना करें? अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और इससे भी कम पैसों में करने को तैयार हो जाएगा। कोई ना कोई तो हमेशा नौकरी की ज़रूरत में होता ही है ना। ओवरऑल रेस्टोरेंट का पूरा एक्सपीरियंस ही आपके वेटर से शुरू होता है, वेटर पे ख़त्म होता है। वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, वेटर आपको खाना सर्व करता है, वेटर आपको फिर बिल ला के देता है, वेटर आपको फिर अलाफिस भी करता है। वैसे मेरा इन सेठ साहिबान से एक सवाल है, अगर ये वाकई कुछ नहीं करते तो आपने इन्हें रखा हुआ ही क्यों है? कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन हमारी रियासत माँ से ज़्यादा एक टॉक्सिक सास बनी हुई है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। मैंने अपनी वडेरा सरकार वाली डॉक्यूमेंट्री में इंटीरियर सिंध के गरीबों का हाल आपको सुनाया था कि कैसे वो बेचारे चुपचाप सब कुछ सहते हैं, लेकिन ये जुल्म तो बुखारी, वोट बेसिन, डिस्को बेकरी, गुलिस्तान जौहर, हुसैनाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद जैसे शहरी इलाकों में हमारी आंखों के सामने, बल्कि हमारे पैसों पर हो रहा है। यहाँ तो कोई वडेरा नहीं है। इस जुल्म का कौन जिम्मेदार है? इन सेठ साहिबान को कौन जगाएगा? सबसे मज़े की बात बताऊं, इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान मैंने ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मसूद कालिया साहब से बात करने की बहुत कोशिश की। कई मैसेजेस किए, कॉल्स किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और देते भी कैसे? उन्होंने तो खुद अपने केबीज रेस्टोरेंट पर वेटर्स को 15-15 हज़ार रुपये महीने पर रखा हुआ है। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, वी आर अ मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। हमने फैसला किया है कि इस मुल्क के हर मजलूम के साथ और हर जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अब आप जिस भी रेस्टोरेंट पे जाएं, वहाँ के वेटर से उनकी तनख्वाह ज़रूर पूछें, और अगर उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिल रही हो तो उस रेस्टोरेंट को कम से कम सोशल मीडिया पर कॉल आउट करें, शायद इन्हें शर्म आ जाए।